स्वागत है आप सभी का लाइव इंटरव्यू सेशन में। और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान सर्वेश्वर जी शर्मा साहब बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ किशनगढ़ के आयुक्त महोदय जोधाराम जी बिश्नोई साहब बने हुए हैं। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सर्वेश्वर जी शर्मा साहब जो हैं आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू की। सर गुरु जी ने प्रणाम। खुश रहें भाई। आप सभी का स्वागत है। मेरी वरिष्ठता इस बात में ज़्यादा नहीं है कि युवा टीम जो मेरी है, चाहे वो अधिकारीगण हैं या मेरे पत्रकार साथी हैं, उनके बीच मुझे आने का मौका मिला। जोधाराम जी बिश्नोई अपने आप में स्वायत्त शासन विभाग की बात करें तो एक बड़ा जाना माना चर्चित नाम रहा है। अपने कार्य करने की शैली, जनता के प्रति आपका भाव, जैसा अपने कार्यकाल के दौरान जहाँ भी रहते हैं आज तक हमारे नॉलेज में आया है, वो प्रशंसनीय रहा है। अब स्थितियाँ ये है कि काफ़ी लंबे समय से किशनगढ़ नगर परिषद की स्थितियाँ, यूँ कह लें सीधे में सभी आम शहरी वाकिफ हैं इस बात से कि आयुक्त को परंपरागत तौर पे जो सेवाएं देनी चाहिए होती हैं वो बड़ी शिथिलतापूर्ण रही। बड़ी उम्मीदों के बाद बिश्नोई साहब ने यहाँ जो है ज्वाइन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ और भरोसा चाहूँगा बिश्नोई साहब से भी कि किशनगढ़ परिषद में रहते हुए जनमानस के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं लाइव इंटरव्यू के अंदर स्वागत करूंगा किशनगढ़ के आयुक्त महोदय जोधाराम जी बिश्नोई साहब का। और जहां तक कि बिश्नोई जी की अनुभव की बात करें तो इन्होंने कई तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अपनी सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया है। लेकिन किशनगढ़ की जो त्रिकोणीय श्रृंखला की जो राजनीति के बीच में पसावा जो एक जिस तरीके से समस्याओं का मायाजाल है, और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान होंगे, लेकिन जो विशेष रूप से जो सवाल हैं जनता से जुड़े हुए, आज पूरा अनुभव का लाभ लेते हुए बिश्नोई जी से हम लोग बात करेंगे। सर नमस्ते। सबसे पहले सर आपका परिचय दो। मैं जोधाराम बिश्नोई, आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़। मैंने हाल ही में 25 तारीख को नगर परिषद मकराना से ट्रांसफ़र होने पर यहाँ ज्वाइन किया। तो सबसे पहले नगर परिषद किशनगढ़ क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागरिकों और समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी शर्मा जी ने जो बात कही है, इन्होंने बड़ी उम्मीद और आशा से जो भरोसा जताया है, तो मैं भी किशनगढ़ की जो समस्याएं हैं नगर परिषद से जुड़ी हुई और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो नगर परिषद से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनका बहुत अच्छी तरीके से नियमानुसार समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि नगर परिषद से संबंधित आम जन को कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो वो मेरे मोबाइल नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं खुद रिसीव करूँगा, नगर परिषद ऑफिस में दे सकते हैं और सीधे आकर के मिल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई वो फॉर्मेलिटी नहीं है। बिना औपचारिकता के एक आम आदमी मेरे ऑफिस में आके या मेरे मोबाइल पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे समस्या भेज सकते हैं, जिनका मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी संवाद सुना आपने आयुक्त महोदय का, पिछले कार्यकाल के अंदर 3 यहाँ से आयुक्त जो हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी किशनगढ़ के अंदर, और निश्चित तौर पर कोविड कार्यकाल से लेके अभी तक जो है किशनगढ़ में जिन समस्याओं का समाधान हुआ वो अकल्पनीय था। लेकिन अभी पिछले जो कुछ समय के अंदर 3 से 4 महीने का जो माहौल बना हुआ है किशनगढ़ में काफ़ी चिंतनीय है, और कुछ जो हैं सवालात हैं जनता से सीधे निकले हुए, जिन समस्याओं की ओर मैं ध्यान इंगित करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी जो जानकारी है कि किस तरीके से जो है नगर निकाय की जो है आय बढ़ाई जाए या समस्याओं पर अंकुश लगाया जाए, तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, शहर सौंदर्यीकरण में जिस तरीके के जो भी होर्डिंग्स लग रहे हैं
मतलब जो अवरोधक हैं, जिस तरीके से जैसे किसी के जन्मदिन की शुभकामनाएं लग गई या स्कूलों के वगैरह अभी जैसे एडमिशन्स हो रहे हैं, उनके प्रमोशनल बैनर्स हो गए, तो ये पूरा जो है शहर का, जब हम लोग बात करें 14 मीटर की जो रोड, पूरा किशनगढ़ जो है काफ़ी अच्छा जो है फैला हुआ है और नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से बसा हुआ है, लेकिन सौंदर्यीकरण में कहीं ना कहीं कमी आती है। क्या नगर परिषद इससे आय कर सकता है या टेंडर प्रक्रिया जारी कर सकता है सर? बिल्कुल, इस संबंध में मैंने 2 दिन पहले ही कर्मचारियों की बैठक लेकर के बिल्कुल इस चीज़ के लिए पाबंद कर दिया कि शहर के अंदर जितने भी अवैध होर्डिंग बोर्ड्स और बैनर लगे हुए हैं उनको तुरंत है हटाया जाए और नगर परिषद के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, खुद की इनकम करने के लिए बोर्डिंग, ये बैनर होर्डिंग का वार्षिक टेंडर है, नीलामी के द्वारा किया जाए ताकि नगर परिषद को आय हो सके तथा जो संबंधित ठेकेदार होगा वो भी पूरे शहर में ध्यान रखेगा कि कोई अवैध न लगा दे। इस हिसाब से अभी क्या है, वो नव वर्ष की शुभकामनाओं का पूरे शहर में वो बैनर्स, होर्डिंग और कुछ लगे हुए हैं, तो उनमें आम नागरिकों ने, शहर के गणमान्य नागरिकों ने यह कह दिया कि ये 2 दिन बाद ये आप अभियान शुरू करना। और इसके अलावा हमारी जो सरकारी बोर्ड्स है, जो जहाँ स्थान पॉइंट चिन्हित है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको निःशुल्क होर्डिंग लगाने के जो स्पेस है वो 10 से 15 जगह हैं, तो उन पे तो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आम जन को दी जा सके उसके लिए सुरक्षित रहेंगे। और बाकी शहर में जो मुख्य स्थान है, मुख्य सड़कें हैं, वहाँ जो पोल्स पे जो बैनर, होर्डिंग आदि लगाने के लिए वार्षिक टेंडर जल्दी ही किए जाएंगे। और सर जो नगर निकाय क्षेत्र के अंदर जो जितने भी जैसे आवासीय कॉलोनियां वगैरह भी बनी हुई है, उनकी दीवारों पर भी जो है आम दिन जो है आए दिन कुछ न कुछ जैसे पोस्टर बड़े बड़े चिपका दिए जाते हैं, दीवारों पर पेस्टेड कर दिए जाते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी प्रक्रिया है जो जुर्माना या नोटिस वोटिस की ऐसी कोई प्रक्रिया? ये नगरीय निकायों को पावर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संपत्ति विरूपण करने वाले, यानी सरकारी संपत्ति या नगर परिषद की संपत्ति, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इस पे जो भी पोस्टर बैनर लगाता है उनके खिलाफ है वो नगर परिषद उनको हटा सकती है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, उनसे जुर्माना कोर्ट द्वारा वसूल किया जाएगा। तो हम अधिकांशतः नगरीय निकायों में क्या है, हटाने की कार्रवाई करते हैं। और मैंने नगर परिषद नागौर में एक बार मतलब इन संपत्ति विरूपण वालों के विरुद्ध 18 मुकदमे दर्ज कराए थे, तो उनको बाकायदा कोर्ट से जुर्माना भर करके छूटना पड़ा। तो ये प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, एक बार हम हटाएंगे, चेतावनी देंगे, अगर बार बार कोई फर्म है, कोई संस्था है, कोई स्कूल है या कोई मैरिज गार्डन है या कोई कंपनी है, वो बार बार ऐसा प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। जी। और अभी जहाँ तक अभी हाल देख पा रहे हैं हम लोग राजस्थान का या राजस्थान से बाहर का भी, मोस्टली और किशनगढ़ की मैं बात करूँ तो जितनी भी आवासीय कॉलोनी है वहाँ पूरे का पूरा एक कमर्शियल वे खड़ा कर दिया गया है, मतलब मकानों के अंदर भी दुकानें बन गई है, वहाँ पर जो है 3 फेज कनेक्शन की व्यवस्था नहीं, नगर निकाय की जो है किसी तरह की बाउंडिंग नहीं है और जगह जगह जो है व्यवसायीकरण हो रहा है, उसके ऊपर भी क्या नगर परिषद कोई कमांड करेगी सर? इसमें भी अपने अभी प्रशासन शहरों का संघ अभियान 2021 चल रहा है, इसके अंतर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप अपन है कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे मास्टर प्लान में जो रोड कॉमर्शियल है और वहाँ आवासीय मकान पहले बना हुआ था, अब कॉमर्शियल गतिविधि शुरू कर दी है, तो उनसे कॉमर्शियल शुल्क जमा कर सकते हैं। अगर कॉमर्शियल नहीं है मास्टर प्लान में और अवैध रूप से वाणिज्यिक गतिविधि या व्यावसायिक या संस्थानें कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल अपन सीज कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं और उनको बंद करवा सकते हैं। तो इस संबंध में भी बिल्कुल अपन नगर परिषद के द्वारा पहले सर्वे कराएंगे मास्टर प्लान के हिसाब से कि कितने अपने जोनल प्लान भी बना है, अभी 15 है, प्रक्रियाधीन है, तो इस संबंध में भी अपन शीघ्र कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें पहले पूरी जांच करके, देख करके, सर्वे करा करके पूरा पता लगाने के बाद इसमें कार्रवाई करना संभव होगा। जी। और एक जहाँ तक हम लोग बात करें 60 वार्ड, पहले जहाँ पर 45 थे अब 60 वार्ड हो चुके हैं और सफाई कर्मियों का यहाँ तो अभाव है या फिर सफाई कर्मियों के मन का अभाव है, यूँ कह सकते हैं। मोस्टली जो है आम जनता के लिए अभी भी समस्याएं बनी हुई है और उसके लिए जितने भी सफाई कर्मी जो अपॉइंट किए गए हैं वार्डों में, उनका कहीं न कहीं एक जानकारी जैसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ये होना चाहिए या ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं है?
बिल्कुल सफाई नगर परिषद का प्रथम काम है और मूल काम ही सफाई व्यवस्था, शहर को सुंदर रखना, साफ सुथरा रखना और आम जन से सहयोग लेकर के जागरूक करके। अभी तो अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा नियम कर दिए कि प्रत्येक घर से सोर्स सेग्रीगेशन से शुरुआत की जाए, सूखा गीला कचरा अलग अलग वो कलेक्ट किया जाए, फिर नगर परिषद के वाहन द्वारा उसका वहाँ पर डंपिंग यार्ड पे अलग अलग MRF बने हैं, कंपोस्टिंग मशीन लग रही है, तो ये करते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है और वहाँ जमादारों के या संबंधित सफाई कर्मचारी के मोबाइल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर अधिकांश सफाई कर्मचारी ठेके के माध्यम से हैं और जहाँ वार्ड बांट रखे हैं, कुछ वार्डों में स्थायी कर्मचारी लगा रखे हैं, सारे स्थायी कर्मचारी, कुछ वार्डों में सारे ही वो ठेके वाले लगा रखे हैं। तो जहाँ स्थायी कर्मचारी है वहाँ तो मोबाइल नंबर लिखा देंगे, लेकिन हम व्यवस्था ये करेंगे, अभी 31 मार्च से वो पीछे वाला ठेका बंद हो गया और वो ठेकेदार शायद भाग गया, ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो नए टेंडर में हम आधे कर्मचारी करेंगे, आधे कर्मचारी स्थायी और आधे ठेके वाले मिक्स करके उनको, ताकि सफाई व्यवस्था बाधित न हो और संबंधित जमादार के, संबंधित उनके सफाई कर्मचारी के मोबाइल नंबर संबंधित पार्षद को देंगे और सार्वजनिक स्थान पर उनके नंबरों को उल्लेख कर देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे उनसे बात करके सफाई से संबंधित समस्या का वो समाधान करवा सके। और हकीकत में ही सफाई ही नगर परिषद का मेन काम है और उससे ही नगर परिषद की पहचान होती है कि नगर परिषद काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सफाई नहीं है तो फिर बाकी काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो प्रथम प्राथमिकता में अपना काम सफाई व्यवस्था और सेकंड नंबर पे रात्रिकालीन जो रोशनी व्यवस्था है, LED लाइटें लगी हुई है। आपने पहले बताया कि कुछ जगह अंधेरा है, क्राइम हो रहा है, तो इसमें भी बढ़ गया है। इसमें भी एक प्रकाश वर्मा जी है, अभी जो एक बहुत बड़ा घटना जो हमारे बीच में हुई थी किशनगढ़ के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जयपुर रोड पर जो भी रोड का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर भी जो है लाइटों का अभाव, मतलब खबरें चलने के बाद भी, और एक युवा जो एक परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन अभी तक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। वैसे का वैसा माहौल यदि आप देखेंगे खोड़ा गणेश रोड पर जो रास्ता है जंगल जलेबी से लेकर खोड़ा गणेश तक का, वहाँ पर भी जो है पूरा नगर परिषद क्षेत्र ही है और हजारों की संख्या में लोग जो है वहाँ निवास करते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है लाइटें नहीं है। और वहाँ पर मेन रोड पर आसनान जी के मकान में, मतलब घर में घुसकर जो है उनकी नकदी वगैरह सब लेके चले गए, मारपीट की, और इस तरीके की घटनाएं भी हो चुकी है। और लगभग से लगभग वहां पर 15 बार उसी रोड पर ताले टूट चुके हैं। लेकिन इस तरीके की यदि अव्यवस्थाएं बनी रही लगातार, और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे बीच जो हैं आयुक्त महोदय रूबरू हो रहे हैं आम जनता से, पत्रकारों से, और किशनगढ़ के अंदर ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि जहां पर किसी भी समस्याओं पर अगर विचार होता है तो विचार पर समाधान निकलते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा सर, मोस्टली जैसे जितने भी टेंडर होते हैं वार्डों के अंदर, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे वो रोड का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, अदरवाइज जो भी है, तो उनकी जो निर्माण अवधि होती है उनकी क्षतिपूर्ति कौन करता है सर? उसके लिए क्या व्यवस्था है नगर निकाय? नगरीय निकायों में जो टेंडर होते हैं, जो निविदाएं होती है, हालांकि नगर परिषद या नगरीय निकायों की BSR रेट कम होती है। जैसा अपन चाहते हैं ना कि जैसे नेशनल हाईवे बनते हैं या PWD जो सड़कें बनाती है, तो उनकी BSR अलग होती है। तो जैसी BSR है उस हिसाब से नगर परिषद में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नगरीय निकाय के तकनीकी अधिकारी है, जो इंजीनियर बैठे हैं अपने EN है, 2 JN है, तो मोस्टली उनको अपन बिल्कुल इसके लिए पाबंद करेंगे। कल परसों भी मैं आया तो 2-4 जगह से लोगों ने वो सैंपल लेके आए, कोई घटिया काम चल रहा था, तुरंत मैंने इंजीनियर को मौके पे भेजा। और अभी से ये व्यवस्था करेंगे कि भाई जो भी आदमी टेंडर लें, संबंधित पार्षद, वार्ड के पार्षद की जानकारी में हो, वहाँ के पत्रकार है या आम जो नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन्स है, जो नॉलेज वाले हैं, उनकी भी जानकारी में हो कि हमारे वार्ड में ये इतने लाख का काम इस जगह से इस जगह के लिए सैंक्शन हुआ है, ये इस फर्म को वर्क ऑर्डर हुआ है, इतने लाख का हुआ है, ताकि वो भी उस पर नज़र बनाए रख सके और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करवाए जा सके। उसके बाद में ठेकेदार की 10% भुगतान के बाद SD नगर परिषद के पास रहती है। तो गारंटी पीरियड में जैसे 2 साल या 3 साल की अवधि में अगर वो रोड टूटती है
या जो काम खराब होता है तो उसमें से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। मतलब पूरे पावर है किसी भी ठेकेदार से काम को सही तरीके से कराने के। राज्य सरकार और नगरीय निकाय अधिनियम में इतने पावर दे रखे हैं कि अपन सही तरीके से काम करवाएं तो बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक कि हम लोग बात करें, प्रशासन के साथ में एक चौथा स्तंभ जो है पत्रकार और पत्रकारिता, ये दोनों ही जो हैं एक बड़ा जो है अपने आप में एक स्तंभ है और जो रूबरू करवाता है जनता की समस्याओं को प्रशासन और अधिकारियों से। लेकिन आप श्रीमान से आज मैं एक सवाल करूंगा, पत्रकारों के लिए जो एक आवासीय योजना राजस्थान सरकार की ओर से जो एक सुविधा है, उसके लिए जो है मोस्टली जितने भी पत्रकार साथी हैं उनको सभी तक जो है ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जहां तक कि एक जो है पत्रकार आवासीय कॉलोनी, यहाँ जो योजना प्रारंभ हुई थी 2013 के अंदर, उसमें भी जो है सिर्फ 31 पत्रकार ही लाभान्वित हुए, लेकिन अभी द्वितीय चरण चालू नहीं हुआ। उसके लिए सर कहीं ना कहीं जो ये प्रयास नगर निकाय की ओर से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड आवंटन करने का राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को अधिकार दे रखा है और इसके लिए मैंने पीछे नगर परिषद नागौर में पत्रकारों के लिए कॉलोनी काट करके सैंक्शन करा करके और आवेदन उनके ले लिए, आवेदनों की छंटनी कर दी। हालांकि उस दरमियान मेरा तबादला हो गया, लेकिन मेरे नेक्स्ट जो भी कमिश्नर आए उन्होंने उनको बाकायदा 30 लोगों को भूखंड आवंटन किए, बिल्कुल पत्रकार कॉलोनी के नाम से। और इसी प्रकार पोखरण में भी मैंने पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड दिए और यहाँ किशनगढ़ में भी आपके पहले हो रखा है, उसके बाद में कितने पत्रकार द्वितीय चरण में। तो एक तो अपनी जो योजना होती नगर परिषद की, उसके अंदर भी अपन आरक्षित कर सकते हैं पत्रकारों के लिए अलग से प्लॉट, या पत्रकारों के लिए अपन अलग से अगर सरकारी लैंड नगर परिषद को हैंड ओवर हुई। अभी अभियान में ये कलेक्टर को पावर दिए कि भाई जितनी भी नगर परिषद क्षेत्र में या पेराफेरी बेल्ट में जितने भी शिवायचक लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, वो सारी की सारी नगरीय निकाय को दी जाए। तो इस संबंध में मैं पता कर लूँगा, अभी जानकारी ले लूँगा कि अपने नगर परिषद किशनगढ़ को कितनी जमीन दी गई है, या नगर परिषद के पास कितना लैंड बैंक है, कितनी जमीन खाली पड़ी है, कितनी अतिक्रमण मुक्त है, नगर परिषद की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही है या की गई है कॉलोनी जो आम जन को अलॉटमेंट करने के लिए। तो इसमें बिल्कुल आपके पत्रकारों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए ये भी सौगात नगर परिषद आपको देगी, क्योंकि पत्रकारों को रियायती दर पे सरकार ने नियम बनाया है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये आम लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाते हैं ऊपर तक। तो पत्रकार बंधुओं का बहुत अच्छा रोल रहता है वर्तमान समय में आम लोगों के काम कराने में। और एक तरफ मैं ध्यान और इंगित करना चाहूँगा आयुक्त महोदय का, रैन बसेरे जो बने हुए हैं, ये व्यवस्थाएं एक आम गरीब व्यक्तियों के लिए, असहाय लोगों के लिए और जो भी ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में अपने परिवार के साथ आ रहे कर रहे हैं, उनके लिए रहने वहने की जो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल माकूल तौर पर जो है यहाँ धरातल स्तर पर नहीं दिखती है। तो उनके लिए सर क्या ऐसा किया जा सकता है, किस तरीके से कमांडिंग की जा सकती है कि वो सुविधाएं जो हैं, अभी आप जिस तरीके से देखते हैं आम रोड पर भी जो है गरीब आदमी, असहाय व्यक्ति सब जो है यहाँ बैठे हैं, तो नगर निकाय की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है क्या उनको वहाँ तक रैन बसेरों तक पहुँचाने के लिए, कोई ऐसा जन अभियान या कोई तरह का कोई ऐसा माहौल? बिल्कुल, नगर परिषद के पास रैन बसेरों की व्यवस्था है और ये निःशुल्क रोकने के लिए आम आदमी, राहगीर, कोई भी, नगर परिषद किशनगढ़ में 3 रैन बसेरे हैं। हालांकि मैंने एक रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया था, ये जो सरवाड़ी गेट पे है अपने, वहाँ इंदिरा रसोई भी है। तो नगर परिषद किशनगढ़ में 3 रैन बसेरे और 3 ही इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई में तो 8 रुपये में आपको पता ही है जो भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक। और रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था है। अब जो लोग रात्रि विश्राम करते हैं या 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, कुछ लोग क्या भिखारी स्टाइल के लोग हैं जो रोडों पे पड़े रहते हैं, उनको, हालांकि उनको भी रैन बसेरे में ले जाके सुलाने के पास में इंदिरा रसोई से भोजन की भी व्यवस्था कराई जा सकती। लेकिन ऐसे लोग रहना वहाँ पसंद नहीं करते हैं, वो रात में या अंधेरे में घूमना, उनकी गतिविधियां अलग होती है जो क्राइम से जुड़ी हुई होती है। अगर हकीकत में ऐसा कोई गरीब परिवार है या गरीब व्यक्ति है तो उनको बिल्कुल अपन रैन बसेरे तक पहुंचा सकते हैं। रैन बसेरे के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं और इंदिरा रसोई के भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो ये मतलब बहुत रैन बसेरों की, इंदिरा रसोई का जो
कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक गरीब आदमी के लिए रहने की भी व्यवस्था है और 8 रुपए में भोजन की भी व्यवस्था है। और ऐसे गरीब आदमी अगर 8 रुपए भी नहीं दे सकते तो हम नगर परिषद की तरफ से किसी संस्था से, किसी बड़े आदमी से, किसी भामाशाह से निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें बिल्कुल अगर चिन्हित है कोई ऐसे नाम भेजो तो हम उनकी व्यवस्था करवा सकते हैं। और आयुक्त महोदय, काफ़ी जगह आपने जो है अपनी सेवाएं दी हैं और लगभग जो है एक बड़ी जटिल जो समस्या है, मोस्टली मैं किशनगढ़ की बात करूंगा कि आवारा मवेशी जो हैं बीच रोड में, जो मुख्य मार्ग जितने भी किशनगढ़ के बने हुए हैं वहाँ पर 100 से 150 की संख्या में, इसके अलावा जो दूधिया पशु हैं जो घर के अंदर जो जिन पाले हुए हैं गायें वगैरह, वो भी जो हैं बीच रोड में उनको छोड़ देते हैं। इन दोनों के लिए क्या व्यवस्था है नगर निकाय की? आवारा पशुओं की समस्या बिल्कुल हर शहर में बनी हुई है। जहाँ भी अपन जाएं, आजकल क्या है, लोग गायों को तो पालते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं खुला। और पहले तो ऊँट और बैल से खेती होती थी, अब बैल की कोई उपयोगिता रही नहीं, तो इसलिए ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और नगर परिषद की तरफ से आवारा पशु पकड़ने का यहाँ से टेंडर दे रखा है, आवारा पशु और बंदर पकड़ने का। बंदरों की भी समस्या है, तो ये मैंने कल ही वर्क ऑर्डर कर दिए। कांजी हाउस भी है, कैसा क्या है मैंने देखा नहीं, अभी देखूंगा। तो इन आवारा पशुओं को तो नगर परिषद द्वारा पकड़ा करके कहीं गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा और जो दुधारू पशु है उनके मालिकों को पाबंद किया जाएगा कि भाई अपन निश्चित बाड़े में बांधे और इसे दिन को खुला नहीं छोड़े, ताकि आम आदमी या राहगीर को परेशानी न हो। और आवारा कुत्तों के भी लिए नगर परिषद की व्यवस्था है, तो कुत्तों के लिए भी कुछ न कुछ या तो पकड़ करके छोड़ाएंगे, अपने को डॉग हाउस यहाँ नहीं है, तो कुत्तों के लिए भी कोई न कोई समाधान तलाश करेंगे। और एक सर जो है, जितने भी बाजारों के अंदर जिस तरीके से ठेले लगाकर अतिक्रमण कर दिया गया है और पूरा बाजार फटा पड़ा है उन लोगों के लिए, जबकि वेंडिंग जोन की व्यवस्था भी यहाँ पर बनी हुई है। 2 जगह वेंडिंग जोन बना दिए गए हैं, एक कृषि मंडी के पास में है और एक चमड़ाघर स्थित वहाँ पर भी बना दिया गया है। लेकिन वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ पर करीब 100 ठेला चालक लगभग खड़े रह सकते हैं, लेकिन उससे कई अधिक संख्या के अंदर। तो उन लोगों के लिए क्या ऐसी प्रक्रिया की जा सकती है? जैसे 60 वार्ड हैं, तो ठेलों वालों के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि अलग अलग वार्डों के अंदर उनका निर्धारण कर दिया जाए कि भाई आप इन वार्डों में जाकर बेचेंगे, ताकि शहर का सौंदर्यीकरण बना रहे। और अव्यवस्था है, जहाँ तक मैं बात करूँ ओसवाली मोहल्ला की, आप अभी आए हैं और एक बार आप जरूर वहाँ का माहौल दिखेगा। ओसवाली मोहल्ला में बीच बाजार में जो सब्जी मंडी बनी हुई है, उसमें दुकानों के बाहर लगभग से लगभग 6-6 फीट तक लोगों ने बाहर टेबलें लगाकर और पूरा बाजार खराब कर रखा है। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? अपने नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करवा रखा है और स्ट्रीट वेंडर यानी जो ठेला मजदूरी जो दैनिक रोजगार करते हैं, उनके लिए PM स्वनिधि में भी 10,000 का वो लोन है। अभी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें बिना ब्याज के 50,000 का लोन दिया जा रहा है। और अपने DANULM जो योजना है उसमें भी 2 लाख तक का और जो ग्रुप बना के काम करते हैं। अब आपने बात की उनके अव्यवस्थित रूप से खड़ा रहने के लिए, तो इसमें वेंडिंग जोन निर्धारित हो गए, तो नॉन वेंडिंग जोन में वो खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए भी कौन कौन से कहाँ वेंडिंग जोन निर्धारित किए, कहाँ नए जोन निर्धारित किए जा सकते हैं, कहाँ वो खड़े रह सकते हैं कि एक्चुअली इन ठेले वालों के जहाँ कमाई या जहाँ भीड़ रहती वो भी वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सुनसान कॉलोनी में जाके या दूर तो ये रहना वो उनके रोजगार के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस संबंध में बिल्कुल देख करके उनको व्यवस्थित करा करके जो टेबलें लगाई है तो उनको हटा करके रास्ता चौड़ा कराएंगे। तो ये सारे जो हैं सवालात जन समस्याओं से जुड़े थे, और जहां तक कि आज हमारे साथ आयुक्त महोदय जोधाराम जी विश्नोई ने जिस सटीकता से, जिस प्रामाणिकता से जो जवाब दिए हैं, उम्मीद करता हूं काफ़ी सारे काम धरातल पे किशनगढ़ में आने वाले समय में होने वाले हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान सरस्वती शर्मा जी बने हुए हैं, इनके भी कुछ विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। धन्यवाद आयुक्त महोदय का। आपने मेरे साथी ओम नाजवानी के साथ आप बने रहे। आपकी मुख्य जानकारियाँ जनहित के लिए लाभदायक साबित होगी, ऐसा विचार रखता हूँ मैं। एक मुख्य बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वर्तमान राजनीति की बात करें अथवा जहाँ जिस परिषद में आपने पदभार ग्रहण किया है,
वह परिषद किन हालातों में किस तरीके के नक्शे कदम पे चल रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज वो जिस नक्शे कदम पे चल रही है उसकी विधानसभा तक में आवाज उठाई जा रही है। परिषद में जो बोर्ड है वो बीजेपी का है, कांग्रेसी विपक्ष में है और विधायक निर्दलीय है। लिहाजा तीन कोणीय संघर्षों के बीच में यहाँ आप ही नहीं, सारे प्रशासनिक अधिकारी फंसे हुए रहते हैं, जो सबसे बड़ा सच है और जो हम आए दिन अपनी लेखनी से उजागर करते हैं वो मैंने आपके सामने बयां किया है। लिहाजा हम ये भी देखते हैं कि इन त्रिकोणीय संघर्ष में सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रही है यहाँ की जनता। अब आपके सामने आपकी, मैं समझता हूँ अब तक की सर्विस का, आपकी सेवाओं का जो समय रहा है उसका परीक्षा वाला काल है ये किशनगढ़ में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में आप किस तरह की जीत हासिल करना चाहेंगे और साथ में क्या जनता के लिए आप लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब तक जो भी आयुक्त अथवा कोई और अधिकारी यहाँ रहे उन सबसे मेरा बड़ा सवाल आज तक यही रहा कि इस बात का तो भरोसा दिलाओ कि आप अपना स्वतंत्रता अथवा नियमानुसार या अपना स्वतंत्र रुख रखते हुए केवल और केवल जनता के हित के लिए समर्पित रहेंगे। ये जिसको कहते हैं कि एक चैलेंज है, और चूंकि मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं अपना हक रखता हूँ कि आपको इस बात के लिए अभी भी पूछ रहा हूँ, समय समय पे पूछता भी रहूँगा और जानना चाहूँगा और आपके कहे हुए विचारों को जनता तक पहुँचाना चाहूँगा। बताएं। आपने अब तक का सबसे हार्ड सवाल पूछा है, तो इसका कोई जवाब, इसका तो देखो समय के साथ आपको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। लेकिन जो आपने त्रिकोणीय जो व्यवस्था बताई है जिसमें सबसे ज़्यादा बाधित जो परेशान होने वाला आदमी होता है आम आदमी का, तो आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जो नियमानुसार काम, जो आम आदमी के होने लायक काम है वो मैंने पहले ही कह दिया कि आम आदमी का नगर परिषद से संबंधित पट्टे का काम हो, चाहे परमिशन का काम हो, चाहे नामांतरण का काम हो, चाहे लीज डीड का काम हो, चाहे नल बिजली एनओसी हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो और सफाई रोशनी, ये तो सार्वजनिक है ही। तो आम जन के हित प्रभावित नहीं होने देंगे और जो वो अपने स्तर पर है, सब व्यवस्थाएं हैं जो आपने बताई है, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और नगरीय निकाय के एक कर्मचारी के, एक अधिकारी के क्या दायित्व है उसको मैं निभाने की कोशिश करूंगा, ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ। धन्यवाद आपका। हम भी तासीरे वक्त की इंतज़ार में खड़े हैं, देखते हैं आपका कार्यकाल अधिक से अधिक, इस उम्मीद के साथ हम देखना चाहेंगे कि जनता के लिए उपयोगी, सुविधाजनक साबित हो। धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि एक लंबे कार्यकाल के साथ हमारे साथ जो हैं जोधाराम जी विश्नोई बने रहेंगे। यदि अगर किसी तरह की राजनीतिक साजिश का हिस्सा अगर नहीं हुए तो जिस तरीके का इनका कार्य अनुभव है उससे जो है किशनगढ़ की जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। और आज का जो ये इंटरव्यू था, ये एक शिष्टाचार मुलाकात हुई और इस शिष्टाचार मुलाकात में बहुत अच्छा लगा। पिछले लंबे समय से पत्रकारिता कार्यकाल में रहते हुए कई आयुक्तों के बीच में हम लोग रहे, लेकिन ये जो फीलिंग थी आज, जिस तरीके से जो सवालों के जवाब आम जनता के बीच में जाने वाले हैं, ऐसा कभी माहौल नहीं बना। इससे ठीक पहले एक इंटरव्यू चला था सीता जी वर्मा का और नो डाउट उन्होंने धरातल स्तर पर बहुत अच्छे काम किए। विकास जी कुमार साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए और साथ में हमारे जो हैं तेजराम जी मीणा थे, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए। लेकिन आज जिस तरीके से रूबरू हमारे साथ में जोधाराम जी विश्नोई हुए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है अपने सारे अनुभवों को जो है
पत्रकारों के साथ यहाँ शेयर किया, आम जनता के साथ शेयर किया, और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।